इवनिंग टू यू ऑल। अखिलेश सर ने विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा की, सिलेबस से इतर जो स्ट्रैटेजिक पहलू हैं उन पर चर्चा की, और मेन हलवाई की भूमिका में हम लोगों ने अखिलेश सर को ही रखा है। अवरोध भी मौजूद हैं, क्योंकि कई बार मन में जो ऑफलाइन मौजूद हैं, मन में भाव आ रहे होंगे कि यहाँ पर झेलने से बेहतर है थोड़ा सा किनारे चले जाएं, और जिस तरह से म्यूजिक और गाने का प्रोग्राम है ना, हो सकता है आप में से कई लोगों के पांव भी थिरक रहे हो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, एक नॉवेल जो है मैं अक्सर रेफर करता हूँ, और मेरा मानना है कि आप में से हर किसी के टेबल पर वह नॉवेल होना चाहिए, हर किसी के टेबल पर होना चाहिए वो नॉवेल। पाउलो कोएल्हो का उपन्यास है द अल्केमिस्ट, हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध है। यद्यपि उसका पहली बार हिंदी में ट्रांसलेशन कमलेश्वर जी ने किया था, अब शायद वो ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। दूसरा ट्रांसलेशन अभी उसका उपलब्ध है जो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैं बतला दूं कि आप में से जो लोग भी इंग्लिश के साथ थोड़े से भी सहज हैं, ठीक है, तो आम बोलचाल की अंग्रेजी में वह उपन्यास लिखा गया है और आपके टेबल पर होना चाहिए। वह उपन्यास आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उस उपन्यास को आप बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने की बात करता हूं। जब भी लो आप फील करते हैं, तो जब भी आप लो फील कर रहे हो, उस उपन्यास को उठा ले, मजा आ जाएगा। मतलब मन के अंदर जो है तोड़ देने और फोड़ देने वाले भाव आने लगेंगे। और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जो पढ़ाई आपने की है एकेडमिक्स में, और अब जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, दोनों की मूल प्रकृति में अंतर है। पहली बार जब आप एकेडमिक्स में जब आप पढ़ते हैं, तो साल भर के बाद अचीवमेंट के नाम पर आपके मुट्ठी में कुछ न कुछ मौजूद होता। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अचीवमेंट के नाम पर कुछ न कुछ चीजें आपके हाथ में मौजूद होती है। वो हो सकता है कि एट पार योर एक्सपेक्टेशन हो, आपकी अपेक्षा के अनुरूप हो अचीवमेंट। हो सकता है आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अचीवमेंट आपके एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो। लेकिन कुछ न कुछ होता है, और कुछ न कुछ होता है, इसलिए आपके लिए अपने को मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होता है, और फिर आप अगली चढ़ाई के लिए तैयार हो जाते। लेकिन सिविल की जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी के क्रम में मैं आपको बतला दूं कि अंतर है अब तक जो आपने एग्जाम दिया है। और अंतर यह है कि या तो आप हीरो होंगे या आप जीरो होंगे, बीच में कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहें। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो जीरो बनने के लिए भी तैयार रहें। अगर आप तैयार नहीं है तो आपको हीरो बनने का कोई हक नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं, और इसलिए हम लोगों के साथ चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सब नहीं चल सकते, चलना आसान नहीं होता। अब आता हूं मूल प्रश्न पर। बेसिकली अगर आप देखें तो एक शॉर्ट एनालिसिस के बारे में आपने सुना हो। शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। सवाल यह उठता कि शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ, मजबूती, वीकनेसेस, कमजोरी। तीसरा अपॉर्चुनिटी, अवसर, और थ्रेट। थोड़ा सा इसको समझें। और यह बड़ा रोचक विश्लेषण है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले प्री के कंटेक्स्ट में ट्रेंड एनालिसिस स्ट्रैटेजी पर चर्चा के लिए जब हम लोग आ रहे थे, तो हमने कहा कि अब तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस नहीं करना है हमें।
और आज भी यही सोच के आया था। क्लासरूम में जब आया हूं तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या डिस्कस करना है। बस ये पता था कि आज के डिस्कशन में अब तक जो आपको YouTube पर वीडियो दिखेंगे वर्कशॉप के, कार्यशाला के, उससे अलग चीजों को आपके साथ डिस्कस करना है। उसमें कुछ नयापन होना चाहिए ताकि वो वैल्यू एड ऑन का काम करे आपके लिए। अब अगर देखें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अगर इन दोनों के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ये इंटरनल फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर है, ये आंतरिक कारण है, जिसका आंतरिक कारक है जिसका संबंध पूरी तरह से आपसे जाकर जुड़ता है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पर आपका नियंत्रण नहीं होता और स्पेसिफिक मैं टॉपिक पर लौटूंगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मतलब हवा में खेल रहे हैं, नहीं, लेकिन आदत यह है कि सीधे सीधे मैं पहुंचता नहीं, पहले एक माहौल निर्मित करता हूं और माहौल निर्मित करने के बाद फिर मूल विषय पर आता। क्योंकि मेरा भी जो व्यक्तित्व है वह विरुद्धों का सम्मिश्रण है। स्वाभाविक रुचि लिटरेचर में है, लिटरेचर से जुड़ाव है, लिटरेचर को पढ़ा तब भी जब लिटरेचर से सीधा कोई रिश्ता नहीं था, और करीब करीब 20 वर्षों तक लिटरेचर पढ़ाया भी हूं सिविल के क्षेत्र में। तो ये 96 से मोटा मोटी आप लेकर के चलें 2021 तक लिटरेचर से रिश्ता रहा। 2021-22 मेरे ख्याल से 67वीं बीपीएससी के मेंस तक तो लिटरेचर से हूं। और लिटरेचर का व्यक्ति जो है वो रोमांटिक नेचर का होगा, इमेजिनेटिव होगा, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर देखें तो इतिहास का छात्र रहा हो और इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी पर जोर रहता नहीं। तो अगर कहें लिटरेचर की सब्जेक्टिविटी और इतिहास की ऑब्जेक्टिविटी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? काउंटर बैलेंस करते हैं। अब दिक्कत है दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, नहीं, जीएस में अगर देखें लिखने और पढ़ाने की बात करें तो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आईआर हो या नेशनल हो, वो जो है रियल ग्राउंड में ला करके खड़ा कर देता है। तो इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो गुप्त जी की एक रचना है साकेत। तो साकेत का एक प्रकरण है, लक्ष्मण उर्मिला से कहते हैं। उर्मिला लक्ष्मण की कौन थे? क्या पक्का पत्नी थी कि प्रेमिका थे? पत्नी थी। तो लक्ष्मण कहते हैं अपने को दास, उर्मिला का दास कहकर संबोधित करते हैं। तो उर्मिला कहती है उर्मिला वो उर्मिला नहीं है, आप लोगों की तरह आधुनिक चेतना से संपन्न है, ठीक है? तो उर्मिला कहती है प्रिय, दास बनना किस लिए? क्या दासी बनाना इसलिए? नहीं कि उर्मिला जो है पुरुष सत्तावादी समाज की चालों से वाकिफ है। वह अपने को स्त्री का दास कहता रहा है और दास कह करके जो है उसको दासी में तब्दील करता रहा है, नहीं? तो इसलिए लक्ष्मण जो माहौल निर्मित करने की कोशिश करते, उर्मिला का एक प्रश्न लक्ष्मण की इन कोशिशों को बेपर्द करता है। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा क्योंकि बार बार कई बार हम लोग टॉपर्स मीट करवाते हैं, तो उस टॉपर्स मीट के क्रम में क्या देखते हैं, आपके प्रश्न क्या होते टॉपर से? सर कितने घंटे पढ़ते थे, कितने बजे सो के उठते थे, कितने घंटे की सीटिंग होती थी? नहीं, अब पूरा मुंह घूम करके पढ़ते थे या पश्चिम मक्का और काबा की तरफ मुंह करके पढ़ते, बैठ के पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाकर के एसी में पढ़ते थे? नहीं, कई तरह के इस तरह के वेरियस प्रश्न होते हैं और मेरे लिए ये प्रश्न मीनिंगलेस है, यूजलेस है। क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होती है
स्ट्रैटेजी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। हमारी जो भी स्ट्रैटेजी होगी हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अनुरूप निर्धारित होगी। जैसे मुझसे अगर पूछे, समझे, मैं आवाज तेज कर रहा हूं तो उधर गाना भी आवाज जो है, और ये देखिए ये बर्निंग प्रश्न है, ये बर्निंग प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न नहीं है, क्योंकि बगल में हॉस्पिटल है, बगल में रिहायशी इलाका है, आवास है, इंस्टीट्यूट से है, लेकिन हम लोगों को बाहर वाले से तो मतलब नहीं होता, अपने से मतलब होता। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे मैं अपनी बात बतलाता, मुझे यह पता है कि इमोशन मेरी कमजोरी है, ठीक है, मैं शानदार निर्णय लेता हूं, ऑब्जर्वेशन मेरा शानदार है, लेकिन जहां इमोशन बीच में आया वहां पर मैं धराशायी हो जाता हूं, यह मेरी कमजोरी है। नहीं तो निर्णय लेते वक्त कोशिश करता हूं कि इमोशन को ना आने दो, या ऐसे इशू में कोशिश करता हूं निर्णय को डिले करूं, अदर को इन्वॉल्व करें जो मुझे चेक एंड बैलेंसेज करने का काम करे। नहीं, लेकिन सारी चीजों के बावजूद इमोशन की यही खासियत है, कई बार आप दबाने की कोशिश करते हैं और कई बार इमोशन आपके रेसिस्टेंस को धकियाता हुआ आगे बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अक्सर गलत निर्णय ले लेता और फंस जाता हूं। नहीं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, और आपकी स्ट्रेटजी उसी के अनुरूप निर्धारित होनी चाहिए। अब कोई टॉपर कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ता था, नहीं तो हम भी कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़े तभी हमारा सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट लाइफ से आज तक मैंने जब भी पढ़ाई की है तो बेड पर पढ़ाई की है। एक केहनी बेड पर टिका रहेगा, तकिया चेस्ट के नीचे रहेगा और दूसरे से अपना पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है। अगर केवल रीडिंग की बात है तो कभी पैर बाएं दीवार पर होगा, कभी मतलब ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी राइट, जो विकल्प वहां पर है। या गलती से कई बार कुर्सी टेबल पर बैठता हूं तो पैर टेबल पर होता, और मेरी बात समझिए, तो महत्वपूर्ण कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ना, बेड पर बैठ करके पढ़ना नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, नहीं, और पढ़ने की प्रोडक्टिविटी। कोई हो सकता है 2.5 घंटे 3 घंटे की सीटिंग देते हो, मेरे साथ था 45 मिनट 50 मिनट की सीटिंग के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, वो 5 मिनट का ही ब्रेक हो, ठीक है। और ब्रेक चाहिए तो थोड़ा पानी पीऊंगा और कुछ खाने के लिए चाहिए, नहीं कुछ है तो किचन में गया, गिलास में पानी भरा, आधा चम्मच चीनी मुंह में डाला, ऊपर से पानी पी लिया। मैं देखिए, तो इन चीजों पर आपका नियंत्रण है, लेकिन इन पर नियंत्रण है क्या? बतलाइए। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात कर रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, थोड़ा सा इसको समझे और फिर वहीं से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जब सिविल दे रहे थे, समझे, तो थोड़ा सा कांग्रेस और बीजेपी के अंतर को समझिए, और ये मत सोचिएगा राजनीति में कर रहा हूं, क्योंकि अगस्त फर्स्ट वीक में जब दिल्ली से मैं मेरे ख्याल से जुलाई लास्ट में जब मैं दिल्ली से लौटा, ठीक है, तो मैंने एक चीज अपने लिए निर्धारित किया कि अब क्लास में राजनीति की चर्चा नहीं करनी है, और नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत लोग देखा बाहर में तारीफ करने वाले मेरे थे, ठीक है। तो इस अंतर को समझिएगा। पब्लिक सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लास्ट 3 डिकेड के इतिहास को पलट करके देख लें, कांग्रेस हमेशा पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सर्वेंट के लिए बेहतर रही है। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान देखेंगे वैकेंसी बढ़ती चली गई, और बीजेपी का शासन जब रहा, चाहे आप 1998 से 2004 के बीच देखें
या 2014 से अब तक देखें वैकेंसी घटती चली गई है। और बीजेपी की सरकार पब्लिक सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेबल नहीं रही है, ना पब्लिक सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना पब्लिक सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना उसकी तैयारी करने वालों के लिए, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं रहेगी, वैकेंसी ही कम रहेगी। नहीं तो किस कंटेक्स्ट में मैं चर्चा कर रहा था बतलाऊं। 2 बार हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। 2001 में जब इंटरव्यू दे रहा था तो अगर मैं सही हूं तो उस समय यूपीएससी की, अटल जी की सरकार थी और यूपीएससी की वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ सीट्स जो है 400 से कम थे। ठीक है। और दूसरी बार जब 2003 में इंटरव्यू दे रहा था, उस समय यूपीएससी के इतिहास में कम से कम पिछले 3 दशकों के कंटेक्स्ट में, मैं कह सकता हूं 4 दशकों के कंटेक्स्ट में, लोएस्ट सीट था, 283 सीटें थी सारे सर्विसेज को मिला करके। ठीक है, बातें ये समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी उस समय। फिर देखेंगे मनमोहन सिंह जिस समय गए हैं 2014 के आसपास, उस समय यूपीएससी की सीट्स 1400 के आसपास थी। अभी 800-900 के आसपास चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं। नहीं तो इसलिए हमने कहा कि हमें अपॉर्चुनिटी पर भी नजर रखनी होगी। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, मैं नहीं कह सकता। पहले एक र्यूमर ऊपरा की 70वीं बीपीएससी में करीब करीब 600 सीटें जो है बीईओ के पोस्ट, बीईओ की, ब्लॉक एजुकेशन अफसर की। कई बार बच्चे हमें फोन करते, मैं कहता हूं मुझे नहीं पता। अभी कल परसों कहीं पर देख रहा था कि 200 एसडीएम की सीटें आ रही। क्या सही क्या गलत मैं कंफर्मेशन अपनी ओर से नहीं दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सीटों की संख्या ज्यादा है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और सीटों की संख्या अगर लिमिटेड है तो इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके लिए आपके पास सीमित अवसर है। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें थ्रेट, दरअसल आज मुझे थ्रेट पर ही चर्चा करनी, और थ्रेट की चर्चा कहां से शुरू करता हूं। आपकी सफलता क्या केवल आप पर डिपेंड करती है क्या? आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, आपके अलावा किन किन चीजों पर आपकी सफलता निर्भर करती है, बतला सकते कोई? क्या इन्वायरमेंट मतलब? अरे तो वो तो आपकी है। क्या टीचर? बड़ी शानदार बात बोली है आप। मैंने किसके कंटेक्स्ट में ये थ्रेट की चर्चा की। दरअसल आपकी सफलता केवल आप पर डिपेंड नहीं करती। आपने अच्छा परफॉर्म किया। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन नीरज चोपड़ा के जो कंपटीटर थे उन्होंने अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिया। आप इस बात को समझिए। नहीं तो अल्टीमेटली क्या हुआ? नीरज चोपड़ा जो गोल्ड के बारे में सोच रहे थे, और भारतीय जो गोल्ड के बारे में सोच रहे थे, वो गोल्ड जो है भारत भाला की तरह भारत से छिटक करके पाकिस्तान में पहुंच गया। और उसका दुख नीरज चोपड़ा को उतना नहीं हुआ जितना भारतीयों को हुआ। ठीक है। और भारतीयों का दुख केवल इतना नहीं था, दोहरा था। भारतीयों का दुख केवल यह नहीं था कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड नहीं मिला। नीरज चोपड़ा चौथे ही स्थान पर रखते, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को गोल्ड नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि हम अपने सुख से सुखी उतना नहीं होते जितना दूसरे के दुख से सुखी होते हैं, और हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरे के दुख से दुखी होते। दूसरे का सुख हमें दुखी करता है सबसे ज्यादा, और दूसरे का दुख हमें सुखी करता है। जैसे अगर आपका अपना नहीं होगा ना, हरिशंकर परसाई का कहीं पर पढ़ रहा था, समझे, अगर आप अपमानित हुए हैं और आपके साथ वाला भी अपमानित होता है,
तो अपमान का दुख आधा रह जाता है। समझे? तो सबसे बढ़िया स्थिति क्या है? आपका हो जाए और आपके रूममेट का ना हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये डबल सक्सेस है। और सबसे बुरा क्या है? आपके रूममेट का हो जाए और आपका ना हो। और कंसोलेशन प्राइज क्या है? आपका भी नहीं हुआ, रूममेट का भी नहीं हुआ। रियलिटी यही है ना। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि सामने वाले के परफॉर्मेंस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, नहीं, लेकिन जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्रेट फैक्टर को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे थ्रेट फैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और मैं यहां पर चर्चा क्यों आपके साथ कर रहा, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि बीपीएससी यूपीएससी की राह चल चुकी है। यूपीएससी के रास्ते पर बीपीएससी बढ़ रहा है, और यूपीएससी के रास्ते पर बीपीएससी का बढ़ना अपॉर्चुनिटी भी है और यह थ्रेट भी है। जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है, होलिस्टिक मैनर में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी की है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने होलिस्टिक मैनर में यूपीएससी की तैयारी करने की बजाय जिन्होंने बीपीएससी की तैयारी की और उसमें भी बीपीएससी की तैयारी ना करके जो है कभी दरोगा के लिए भी दौड़ जा रहे हैं, कभी टीआरई के लिए भी लग जा रहे हैं, कभी बीएसएससी के लिए भी लग जा रहे हैं, तो उनके लिए तो थ्रेट है, उनके लिए थ्रेट है। और इसलिए पहला खतरा जो आपके सामने है वह खतरा यह है कि आपका कंपटीशन जिन बच्चों से है, अब ये आप इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों से आपका कंपटीशन है, और जब इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि अब डेप्थ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन हो, अपडेशन हो, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन हो, इन तमाम स्तरों पर आपको बेहतर तैयारी करनी होगी, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी और सफल होने की संभावनाएं सीमित होंगी। पहली। दूसरी चीज अगर आप देखें, और इसलिए अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट को, तो पटना या बिहार में रहकर के तैयारी करने वाले लोगों के रिजल्ट देखें, वो कम हो रहे हैं। ठीक है? और यहां से बाहर रह करके, और बाहर रहने का मतलब ये नहीं, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो बीपीएससी भी दे रहे हैं, धीरे 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 रिजल्ट में उनका रेशियो बढ़ रहा है। स्टेट पीसीएस में उनका रेशियो बढ़ रहा है, इसलिए भी क्योंकि हिंदी मीडियम के रिजल्ट जैसे खराब होते चले गए यूपीएससी में, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बची और उन्होंने स्टेट पीसीएस के लिए अपने को झोंकना शुरू कर दिया। दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों, सफल बच्चों में इंग्लिश मीडियम का रेशियो लगातार बढ़ रहा है, और हिंदी मीडियम के बच्चों का परफॉर्मेंस लगातार कमजोर हो रहा है। और इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका संबंध मीडियम से उतना नहीं है जितना इसका संबंध जो है प्रिपरेशन की क्वालिटी से है। इस बात को ध्यान में रखें। जितना इसका संबंध जो है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों को अगर आप देखें तो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं। दोनों की क्वालिटी का एवरेज अगर आप देखें तो उनके बीच आपको गैप दिखेगा, और गैप केवल वहीं पर नहीं दिखेगा, बल्कि अगर आप जाकर के देखें तो अप्रोचेज में भी अंतर दिखाई पड़ेगा। कहेंगे अप्रोचेज में क्या अंतर दिखाई पड़ेगा?
तो सामान्यतः देखें, हिंदी माध्यम के बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जो नर्चरिंग होती है, उनकी जो सोच और मानसिकता होती है, तो बाय नेचर वो इमोशनल होते हैं। मौसम की तरह जन्माष्टमी मनाने जाएंगे तो 3-4 दिन जन्माष्टमी मनाएंगे। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनके जो अप्रोच होते हैं वो प्रोफेशनल अप्रोच होते हैं। एक प्रोफेशनल कमिटमेंट होगा, एक प्रोफेशनल अप्रोच होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं कहता हूं अक्सर, जितनी जल्दी पैर छूते हैं उतनी ही जल्दी पैर खींचते भी हैं। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे जो है पैर कम छूते हैं और पैर कम खींचते भी हैं। तो यह जो अप्रोचेज है, यह जो प्रोफेशनल अप्रोचेज है, अगर उस प्रोफेशनल अप्रोचेज के कंटेक्स्ट में बात करूं, अगर उस प्रोफेशनल अप्रोचेज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो सफलता में वह अहम और निर्णायक भूमिका। आप इस बात को, तीसरी चीज अगर आप देखें तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे अभी एक और चीज, अच्छी चीज हुई है, मेरे ख्याल से उसका नाम क्या है, IPS, इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम, यूपीएस, हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या आप में से लोग बतला सकते कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या असर पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की ओर यह जो है फ्लो को बढ़ाएगा या कम करेगा? बतलाइए। क्योंकि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, अगर आप इसको कहें तो यह जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मॉडिफाइड फॉर्म है। ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बेनिफिट मिलते थे उस कुछ बेनिफिट को माइनस करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उसको फॉर्म दिया गया है। नहीं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है न्यू पेंशन स्कीम की तुलना बेटर सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध करवा रहा है। पोस्ट रिटायरमेंट जो है बेटर बेनिफिट दे रहा है। नहीं तो बेटर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो है पब्लिक सेक्टर की ओर, पब्लिक सर्विसेज की ओर लोगों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें और अगर मैं एसोचैम की रिपोर्ट की बात करूं, और यह आज से 1 दशक पहले की रिपोर्ट है, एसोचैम की रिपोर्ट यह कहती है कि अगर भारत में 100 लोग प्रोफेशनल डिग्री लेकर के साल में निकल रहे हैं तो 100 में 20 लोग केवल हैं जिनको इमीडिएट नौकरी दी जा सकती है, ऑन ए स्पॉट। शेष 80 लोग जो हैं, 40 लोगों को रिगरस इन हाउस ट्रेनिंग के जरिए नौकरी के काम चलाऊ नौकरी के लायक बनाया जाएगा। और 40 लोग जो हैं, 40% लोग जो हैं जिनके पास बीटेक की डिग्री हो सकती या अदर प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री हो सकती, वो किसी काम के लायक नहीं है। मतलब उनको कितना भी ठोक ठाक कीजिएगा तो वो काम चलाऊ नौकरी करने की स्थिति में भी नहीं है, उनको नौकरी दी ही नहीं जा सकती। तो ऐसे लोगों के पास तो डिग्री आ गई नहीं। तो अब अगर क्या देखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चों का ओरिएंटेशन बढ़ रहा है। अगर सिविल की तैयारी की बात है तो लोग पहले इंजीनियर बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, अदर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते और फिर उस रूट से सिविल की तैयारी की ओर आ रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो अगर आप देखें आने वाले समय में इन 3 तरह के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। जो यूपीएससी के कोर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। नंबर 2, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का दबाव बढ़ेगा, उनके साथ आपको कंपीट करना होगा। और तीसरी चीज, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं उनके साथ आपको कंपीट करना होगा। और अगर इन तीनों के साथ आपको कंपीट करना है
तो उसी स्थिति में आपको तैयारी का तरीका भी बदलना होगा, अपनी सोच भी बदलनी होगी, अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी, अपनी रणनीति को भी रिडिफाइन करना होगा और तैयारी के तरीके को भी बदलना होगा। देखिए 68वीं के पहले तक और 68वीं से अब अगर आप देखें तो बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और ये चर्चा में ये परिवर्तन आपको पीटी में भी दिखाई पड़ेगा, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर भी दिखाई पड़ेगा और यह परिवर्तन मेंस के स्तर पर भी दिखाई पड़ेगा। पहले क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल नेचर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, नंबर 1। नंबर 2, पहले प्रश्नों की संख्या कम थी। नंबर 3 अगर देखेंगे तो सिलेबस का दायरा लिमिटेड था। लेकिन अब अगर आप जाकर के देखें, प्रश्नों की संख्या बढ़ी, नंबर 1, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। पहले जहां आपको पेपर 1 में 8 प्रश्न लिखने होते थे, पेपर 2 में 8 प्रश्न लिखने होते थे। आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो पेपर 1 में आपको 7 7 14 मतलब 10 शॉर्ट आंसर लिखने हैं, 4 फुल आंसर लिखने हैं और 2 स्टैट से करने हैं। और पेपर 2 में अगर आप जाकर के देखें तब 5 + 2 7, 5 + 2 7, 14, 5 19, 2 21 प्रश्न 20 प्रश्न लिखने हैं पेपर 2 में। तब प्रश्नों की संख्या बढ़ी। प्रश्नों की संख्या अगर बढ़ेगी तो सिलेबस भी रिडिफाइन होगा। और तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो सिलेबस के रीडेफिनेशन में एक और चीज की भूमिका है। केवल प्रश्नों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, प्रश्नों की प्रकृति में भी बदलाव आया है। अब अगर देखें, जो अनकन्वेंशनल पोर्शन थे, जहां से पहले प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, वहां से अब बीपीएससी प्रश्न पूछ रही है। और जहां से प्रश्न पहले पूछे जाते थे, कारण परिणाम महत्व, तो वहां पर भी देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति बदली। अब वहां से जो प्रश्न डिजाइन किए जा रहे हैं, होलिस्टिक मैनर में और होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मुंडा और संथाल विद्रोह पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनजातीय विद्रोहों की परंपरा में मुंडा और संथाल विद्रोह पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले बिहार में, भारत में राष्ट्रवाद के आविर्भाव वाला जो पार्ट है, ये जो आपको लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी है, वहां से प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में देखें तो यहां से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। तो इसका मतलब प्रश्नों की प्रकृति भी बदल रही है। अनकन्वेंशनल एरिया से प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा, इन दोनों के कंटेक्स्ट में देखें तो सिलेबस के दायरे का भी विस्तार हो रहा है। और चौथी एक और चीज हो रही है, और वह क्या है, विकल्प सीमित हो रहे हैं। विकल्प लगातार सीमित हो रहे हैं। पहले अगर आप देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 के पार्ट ए पार्ट बी में जो है, आप देखेंगे, अगर करंट की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बात करूं, तो इन तीनों सेक्शन में 4-4 प्रश्न होते थे, 3 आपको करने होते थे। 3 कोई भी कर सकते, ठीक है। और अगर आप जाकर के देखें तो हिस्ट्री सेक्शन में शॉर्ट नोट्स पहले से पूछे जाते रहे। 3 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते थे, जिनमें 2 लिखना है। लेकिन अब अगर आप जाकर के देखें तो स्टेट वाले पार्ट को छोड़ दे तो शेष 5 सेक्शन में, चाहे वो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला सेक्शन हो, चाहे करेंट वाला सेक्शन हो, चाहे पॉलिटी का सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमी ज्योग्राफी का सेक्शन हो, चाहे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो, 5 शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं और 5 शॉर्ट नोट्स कंपलसरी। आपको लिखना ही है, या तो आप लिखेंगे या वो चीजें छूटेंगी, विकल्प आपके पास नहीं है। और दूसरा क्या है कि शेष 2 प्रश्न जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से करने हैं और साइंस एंड टेक में जो 1 प्रश्न करने हैं, तो आप देखेंगे हर एक प्रश्न लिखने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। 2 विकल्प है, या तो आप जानेंगे या नहीं जानेंगे। तो विकल्प सीमित हुए, प्रश्नों की संख्या बढ़ी, विकल्प सीमित हुए और इसके कारण रिस्क बढ़ा।
तो आपको अपना अप्रोच तो बदलना होगा। जब तक आप अपना अप्रोच नहीं बदलेंगे तब तक मुश्किलें होंगी, बढ़ेंगी। और आप लोगों की चाल अभी भी क्या है? आप लोगों की चाल अभी भी हाथी वाली है। बीपीएससी अब अगर सुस्त पड़ती है तो जितनी तेजी से बीपीएससी सुस्त पड़ती है उससे ज्यादा तेजी से आप लोग सुस्त पड़ जाते हैं। क्या हाल कर नहीं? ठीक है, मतलब यह कि कभी आप यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि अगर बीपीएससी 30 सितंबर को एग्जाम नहीं ले रही है, अगर अब इस बात की ज्यादा संभावना है कि छठ के बाद एग्जाम ले, क्या वास्तविकता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी समझ कहती है छठ के पहले अब एग्जाम मुश्किल है। नहीं तो सवाल यह उठता है, यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। दो कंटेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी है। एक, अगर हमारी प्री की तैयारी कमजोर पड़ रही थी, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो इस अपॉर्चुनिटी को हम इनकैश करवावें, नहीं, और जो गलतियां अब तक की उन गलतियों से परहेज करते हुए अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करें, नहीं। और अगर हमारी प्री की तैयारी हो चुकी है, मेंस में कहीं कमजोर पड़ रहे थे, तो हमारे पास यह अपॉर्चुनिटी है कि 4 घंटा 5 घंटा हम प्री पर देते रहे। अब रिवीजन का ही काम बचा होगा। तैयारी का काम अब 30 सितंबर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तैयारी का समय नहीं था। अब सितंबर महीना रिवीजन का जाता तो 4 महीना हम 4 घंटा 5 घंटा हम वहां पर दे और शेष 5 घंटा 6 घंटे का समय हम मेंस के लिए निकालें, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करवाते हुए मेंस के लिए जितना अभी हम काम करके रखेंगे, प्री एग्जाम के बाद हम पर दबाव उतना कम होगा, नहीं। लेकिन होगा क्या? बीपीएससी ढीली पड़ी, आप भी ढीले पड़े, नहीं। और मेंस को लेकर के जनरल सोच है कि मेंस के बारे में तो तब सोचेंगे ना जब पीटी होगा, नहीं। और एक सामान्य सी बात समझ लें कि पीटी एग्जाम के बाद मेंस के बारे में सोच करके आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और अगर सोचेंगे कि प्री एग्जाम के बाद मेंस के बारे में सोचेंगे तो एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि प्री एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट का वेट करेंगे, और रिजल्ट जब आएगा, परीक्षा का पीटी एग्जाम का परिणाम जब आएगा, तो परिणाम के आने के बाद अगर आप जाकर के देखेंगे तो मुश्किल से आपके पास 1.25 महीने 1.5 महीने का समय होगा और सिवा मुंह देखने के कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो बातें मैं कहना चाहता, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और थ्रेट को आइडेंटिफाई करें। वीकनेसेस को हम इंप्रूव करें, नहीं, और थ्रेट के मद्देनजर जो है हम अपनी स्ट्रैटेजी को रिडिफाइन करें और थ्रेट वाले फैक्टर को हम उसके इंपैक्ट को या उसके रिस्क को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें। इस पर काम करना होगा, और होगा उन्हीं का जो इस डायरेक्शन में काम करेंगे। उनका नहीं होने जा रहा जो इस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं, ठीक है। हमारे पास कहेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हमारा जो रेगुलर कोर्स है, हमारा रेगुलर कोर्स 9 से 10 महीने का है मेंस का, मोटा मोटी 10 महीने में ले लेता हूं, ठीक है। अब सवाल यह उभर करके आता, मुझे कहेंगे तो क्रैश कोर्स में चलाता, मैराथन कोर्स चलाता, 60 दिन में भी मैं कवर करता हूं, 30 दिन में भी हमने कवर किया है और 45 दिन में भी हमने कवर किया, ठीक है। लेकिन वो कवर मेरा होगा, वहां से प्रश्न भी रहेंगे, लेकिन वो कवर आपका नहीं होगा, वो कवर आपका नहीं होगा, क्योंकि सीधे जो है दरोगा में फिजिकल देने पहुंच गए, बाहर में दौड़े नहीं, और सोचे एक के बार वहीं पर दौड़ेंगे तो क्या हालत होगी, ये अंदाजा लगा ले। अभी अखिलेश सर चर्चा कर रहे थे, प्रैक्टिस की बार बार चर्चा हो रही, और अखिलेश सर ने उदाहरण भी दिया था लक्ष्य सेन और प्रकाश पादुकोण का। थोड़ा सा मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है।
एक बात आप ध्यान रखें, जिंदगी में कई बार ऐसे समय आते हैं जब आवश्यकता इस बात की होती है, जब आप जरूरत महसूस करेंगे कि कोई गला लगावे, आपको गला लगावे, कोई हग करे और कहे डोंट बॉदर आई एम विथ यू, चिंता मत करो मैं आपके साथ हूं। इसकी भी अहमियत होती है। अपने जो फीलिंग्स हैं उनको दबाते हुए। मुझे लगता है कि उस समय अगर लक्ष्य सेन असफल रहे तो इसमें जिम्मेवारी प्रकाश पादुकोण की भी बनती है या नहीं बनती है? अगर आप असफल होते तो क्या उसकी जिम्मेवारी हमारी बनेगी या नहीं? जैसे सफल अगर होते तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं सोशल मीडिया से लेकर के चारों तरफ, है? कहते हैं कि बीपीएससी में क्वालिफाई आधे से ज्यादा बच्चे हमारे ही हैं। नहीं तो क्वालिफाई नहीं करने वाले आपके संस्थान के 99.99% बच्चे किसके हैं? वो भी तो आपके हैं, उसकी भी जिम्मेवारी तो आपको लेनी होगी। तो फ्रस्ट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने का एक एप्रोप्रिएट समय होता है और कई बार चुप रहना भी बेहतर होता है। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मेरा अपना मानना है। लेकिन मैं जिस दिशा में संकेत करना चाहता वह है अखिलेश सर बेसिकली राइटिंग स्किल पर बात कर रहे थे, क्योंकि सेक्शन वाइज तो डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा ही। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन से क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो कल हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो होगा हिस्ट्री एंड कल्चर के ट्रेंड, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्स मटेरियल होना चाहिए, उस पर विस्तार से कल चर्चा होगी। लेकिन आज जो बात मैं कहना चाह रहा कि राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट कैसे संभव है, क्योंकि मार्किंग पैटर्न का बड़ा गहरा संबंध है राइटिंग स्किल से। और अक्सर एक समस्या क्या आती है, आप इस बात को भी समझे, पेपर 1 और पेपर 2 को कंपेयर करें तो पेपर 1 में देखेंगे एवरेज मार्क्स जो जाता है 140 से 150, और पेपर 2 में अगर आप एवरेज मार्क्स देखें तो 125 से 135। पेपर 1 में एवरेज मार्क्स 140 से 150 जाता है अपर, और 125 से 135 जो जाता है यहां सेकेंड पेपर में वो लोअर बाइंडिंग। नहीं तो आपको लगता है कि पेपर 1 में काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो अंतर आपको दिख रहा है पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स में, उस अंतर का प्राइम रीजन क्या है? 76 नंबर के डाटा डीआई के क्वेश्चंस, वहां का आपका परफॉर्मेंस जो है मार्क्स को ऊपर पहुंचा दे रहा है। हिस्ट्री का आपका परफॉर्मेंस जो है मार्क्स को ऊपर नहीं ले जा रहा है। करेंट का आपका परफॉर्मेंस मार्क्स को ऊपर नहीं ले जा रहा है। और अगर हिस्ट्री, और अब तो कॉपी मिलती है ना, आरटीआई के जरिए आप कॉपी पाते हैं ना, अगर आप हिस्ट्री सेक्शन के मार्किंग पैटर्न और करंट सेक्शन के मार्किंग पैटर्न की तुलना पॉलिटी, इकोनॉमी और अगर आप साइंस एंड टेक सेक्शन के मार्किंग पैटर्न से शुरू करें तो आपको सिमिलर मार्किंग पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब यह है, क्योंकि मेरा मानना है किसी एक सेक्शन में अगर राइटिंग स्किल अगर आपका डेवलप्ड है तो दूसरे सेक्शन में भी डेवलप्ड होगा। जानकारी और समझ के हिसाब से 19-20 का फर्क हो सकता, विशेष फर्क नहीं होगा। तो सवाल यह उठता कि अगर राइटिंग स्किल को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 स्टेज है। जैसे रेगुलर क्लास पहला स्टेज है, मैराथन क्लास सेकेंड स्टेज है, टेस्ट सीरीज थर्ड स्टेज है। और अगर हमारे रेगुलर क्लास को आप ज्वाइन करते तो 1 टाइम रेगुलर क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है, और 1 टाइम जो है वह आपको मैराथन कोर्स भी मिलता है। अब यहां पर समझने की कोशिश करें, रेगुलर क्लास में हमारा जो फोकस होता है, रेगुलर क्लास में हमारा फोकस होता है आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, आप जो है एप्लीकेशन को डेवलप करने की कोशिश करें। और हर टॉपिक पर जो क्लास होगा, एक उस टॉपिक पर कंप्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, और फिर
उस टॉपिक पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करता। तो रेगुलर क्लास में आप उन प्रश्नों को लिखने की कोशिश करें जिनको क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका। ठीक है। और जब आप प्रश्नों को लिख रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन दो तरीके से होगा। थोड़ा सा अखिलेश सर की बातों को मैं एक्सटेंड करता। जो आंसर आपने लिखा है, आंसर लिखने के बाद आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रश्न को खुद पढ़ें और आप अपने आंसर को खुद रिव्यू करें। जब आप अपने आंसर को खुद पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये चीजें भी आपको लिखनी थी जो आपने नहीं लिखे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई मिसिंग हैं। और जब यह एहसास होगा तो उसको जब इनकॉर्पोरेट करने की बात कीजिएगा तो ऐसा नहीं ना है कि 22 की जगह 32 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लिखा है उसको आपको सीमित करना होगा, नहीं? तो जब आप फर्स्ट फेज में ये काम कर लेते हैं, आपको लगता है कि अब आपका आंसर कंपैरेटिवली बेहतर है, तब उस आंसर को लेकर के आप हम लोगों के पास आएंगे और फिर हमारे फीडबैक के कंटेक्स्ट में काम कीजिए। मेंस वाल मैराथन क्लास जो है वहां पर डे 1 से 2 क्वेश्चन हम फॉर्मेट करने आपको देते हैं और लगातार वहां पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का ही हमारा मोड होता है। और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हमारा अपना जो पैटर्न है, जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में प्रश्न हम ट्रेडिशनली नहीं उठाते हैं। या तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न उठाते, कई बार यूपीएससी का भी उठाएंगे, कई बार बीपीएससी का भी उठाएंगे, या प्रश्न हम खुद क्रिएट करेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि उन प्रश्नों के माध्यम से एप्लीकेशन को डेवलप करूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करूं, वैल्यू एडिशन को करने का काम किया जाए, आपकी सोच, जानकारी और समझ के दायरे का विस्तार किया जाए। और तीसरा है टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको टाइम बाउंड मैनर में परफॉर्म करना होता 3 घंटे के अंदर। तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते, और अगर आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते तो उसका असर दिखेगा। अब अगर आप देखें, अगली बात कहूं, 5 टर्म याद कर लें अगर बीपीएससी में बेहतर करना चाहते। यहां पर आपका फोकस होना चाहिए। और ये 5 चीजें क्या हैं? नंबर 1 इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करना। यहां पर हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते। दूसरा ही अंडरस्टैंडिंग, जहां पर हम समझ विकसित करने की कोशिश करते। केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे तो बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। और हमारी कमजोरी कर लें, हमारा स्ट्रेंथ कर लें, एक ही है। चाहे प्री का क्लास हो, चाहे मेंस का क्लास हो, अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट को मैं प्राथमिकता देता हूं। और अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट को चूंकि प्राथमिकता देता था, अंडरस्टैंडिंग के सारे फैक्ट को कैरी करना भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता, रटने की मजबूरी कम हो जाती। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का एक और मतलब समझे। इसका मतलब क्या है? तथ्यों के सापेक्षिक महत्व से परिचित होना, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट से आप परिचित हो। शादी विवाह में देखते हैं ना, दूल्हा और लड़का और लड़की को प्रॉपर तैयार किया जाता है। और कई बार क्या देखते हैं, कई बार आप देखते हैं कि पता चला सिंदूरदान के वक्त जो है लड़की को सिंदूर डालने के बदले उसकी सहेली को डाल दिया गया। कभी नहीं ऐसा सुना है, पढ़ा नहीं है? हाँ, लड़की लड़के को क्यों ज्यादा तैयार किया जाता बढ़िया से, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि दुल्हा कौन है दुल्हन कौन है। समझे नहीं? और आप लोग भी ध्यान रखिएगा,
अगर किसी की बारात में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, समझे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी तैयारी लड़के या लड़की की तैयारी से कम हो, नहीं तो फिर कई समस्या पैदा ले लेगी। और अगर लड़के लड़की की भूमिका में हो तो ये इंश्योर करें कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी तुलना में आपकी तैयारी बेहतर हो। नहीं तो थ्रेट फैक्टर जो है चर्चा की ना, अपॉर्चुनिटी जो है थ्रेट के कारण लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो। तो कहने का मतलब यह है कि तथ्यों के सापेक्षिक महत्व, ये तो लाइटर मोड में मैंने बात की। तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का मतलब क्या है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट से आप परिचित हो, किन चीजों को अधिक अहमियत देनी है, किन चीजों को कम। जो चीजें अधिक महत्वपूर्ण हैं उनको ज्यादा अहमियत देंगे, उनको विस्तार से कवर करेंगे। जो चीजें कम महत्वपूर्ण हैं उनको कम अहमियत देंगे, संकेत में या संक्षेप में उनको उनसे निपटेंगे। नहीं, अब चौथी चीज जो यहां पर आती है वह क्या है? एप्लीकेशन। प्रश्नों को पलट करके देखें, स्पेसिफिक हमारी सेक्शन वाइज चर्चा होगी। ट्रेंड एनालिसिस का पेपर जो लोग नए हैं ऑफिस से ले लेंगे, हिस्ट्री सेक्शन वाला ट्रेंड एनालिसिस उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एप्लीकेशन में जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण क्या है? जो जानकारी आपकी है उस जानकारी का आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और एप्लीकेशन के लिए जरूरी है कमांड इंफॉर्मेशन पर, अंडरस्टैंडिंग पर। और केवल कमांड से काम नहीं चलेगा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन की भी समझ होनी चाहिए। और डिमांड ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कैसे उसको सजाया जाए, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, इसकी भी समझ होनी चाहिए। नहीं, और एप्लीकेशन के अलावा पांचवी चीज जो है, पांचवी चीज अगर आप जाकर के देखें तो वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और अगर आप जाकर के देखें तो पूरा का पूरा पेपर 2 जो है और स्पेशली अगर कहूं पार्ट 2 और पार्ट 3, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है, इवन उसका असर आपको पॉलिटी सेक्शन पर भी, पार्ट 1 भी, वहां इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है। इकोनॉमी में पता चला सोशियोलॉजी के कुछ डायमेंशन को घुसा दिया गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के डायमेंशन घुसा दिया गया, ज्योग्राफी के डायमेंशन को घुसा दिया गया। पता चला इकोनॉमी को ज्योग्राफी को से प्रश्न डाल दिए गए जहां इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों सबमर्ज करते हैं। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में बर्निंग नेशनल इश्यूज, चैलेंजेस, नेशनल चैलेंजेस, उनको रिस्पोंड करने में कई बार वो बिहार स्पेसिफिक भी होंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए जरूरत है जब तक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा, जब तक विषय वस्तु की समझ विकसित नहीं होगी, तब तक आप उस टॉपिक को वहां से ऊपर उठ करके देखने की स्थिति में नहीं होंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन से उसको देखने की कोशिश में नहीं होंगे, इन्वायरमेंटल डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, ज्योग्राफिकल डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन से नहीं देख पाएंगे, होलिस्टिक मैनर में आप नहीं देख पाएंगे। और छठी बात अगर मैं कहूं तो वह क्या है? बिहार सेंट्रिक अप्रोच। अगर प्रश्न नेशनल कंटेक्स्ट में ही पूछा गया है नहीं, और हमारे पास उसी कंसर्न्ड इशू में बिहार स्पेसिफिक भी कुछ चीजें मौजूद हैं, तो थोड़ा सा टच हम देते चले। तो ये 6 चीजें हैं
मेंस की तैयारी करते वक्त इन 6 बिंदुओं पर आपको 6 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको समझना होगा, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, जैसे हिस्ट्री सेक्शन में आप देखेंगे अनकन्वेंशनल टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में भी रोशन सर बतलाएंगे आपको। अब करेंट में देखेंगे, पता चला कभी करेंट के 2 से 3 प्रश्न पॉलिटी से उठा करके पूछे जा रहे हैं, कभी इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं, और 2 साल ऐसा हुआ है कि साइंस एंड टेक वाला पार्ट भी जो है करेंट में उठा करके डाल दिया गया। इस वेरिएशन को आपको ध्यान में रखना होगा। अभी पिछले 2 साल से हो रहा है कि पार्ट बी, जो कि पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमी है, पहले इकोनॉमी डोमिनेटेड था, ज्योग्राफी का सिंबॉलिक प्रेजेंस वहां पर था या नहीं था। पिछले 2 वर्षों से ज्योग्राफी डोमिनेट कर रहा है, इकोनॉमी साइडलाइन हो गया। तो दिमाग लगाइएगा, ज्योग्राफी को ज्यादा कर लें, इकोनॉमी को साइड कर दें, तो पता चला कि इकोनॉमी से प्रश्न ज्यादा पूछ दिए गए, 2.5 साल तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ रही। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, तैयारी में एक इंक्लूसिव अप्रोच रखना होगा। एवरीथिंग ऑफ समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। और इसी अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। और एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात फिर मैं कह दूं, एक समस्या है जो हमें समस्या फेस करनी पड़ती, चूंकि अब हम लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं चर्चा के, फिर रोशन सर चर्चा करेंगे। आप इस बात को समझें कि दिक्कत क्या है। आप आते हैं हमारे यहां और ढूंढते हैं फलाना कोचिंग में तो ये पढ़ाया जा रहा है, ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा, ठीक है, किसी भी सेक्शन को पिक करूंगा तो करिकुलम हम अपने हिसाब से निर्धारित करते, उसमें आपकी एक नहीं सुनेंगे, यद्यपि आपके सुनने में मुझे फायदा है तात्कालिक रूप से। हमें अपने विजन के साथ काम करने दें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी एनसीईआरटी पर फाउंडेशन बैच में क्लास ले रहा हूं। लोकतंत्र सीरीज के 7 वीडियो जो है रिलीज किए जा चुके हैं, और एक वीडियो छोड़ करके देखेंगे 48, 50, 55 इससे ज्यादा व्यू आपको नहीं दिखेगा वहां पर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन सारे वीडियो से आप गुजरें, अनिवार्यतः गुजरें। उसके क्या बेनिफिट होंगे इसका अंदाजा आपको तब मिलेगा जब मेंस के लिए आप आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार जब पॉलिटी सेक्शन हम करेंगे तो 11th और 12th की एनसीईआरटी को हम यहां पर कवर करेंगे, 9th 10th की हम वहां कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें काम करने का स्पेस दे, फ्री स्पेस दे, फ्रीडम दे हमें। और परेशानियां आएंगी क्लास में, क्लास सहज नहीं होगा। आप हमारे साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, हमारे साथ चलने की कोशिश करें। अगर आप 40 से 50% भी हमारे साथ चल सके, 100% नहीं चल सकते, अपने साथ मैं भी नहीं चल पाता। अगर आप 40 से 50% भी हमारे साथ चल सके तो कल्याण है, कम से कम बीपीएससी में दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट बिंदु को, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कमिटमेंट, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं सिंसेरिटी, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और इन सब का ये चीजें आप में हैं या नहीं हैं, इनका पता 2 चीजों से लगाता हूं। पहली चीज देखता हूं क्लास में रेगुलरिटी आपकी क्या है, और दूसरा क्लास में रेगुलरिटी है लेकिन आप इंटरैक्टिव नहीं है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो रेस्पॉन्सिव आप हैं या नहीं। क्लियर? तो मैं अब यहीं पर रोकूंगा। लगभग एक आउटलाइन जो अपने इसके हिसाब से देनी थी वो हमने दे दिया। कल से क्लासेज हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन पर शुरू होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक अनिवार्यतः लेकर के आए। कल तो ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, क्या किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, इन पर विस्तार से चर्चा होगी। और अब मैं रोशन सर को कहूंगा कि रोशन सर अब अपनी बातों को रखें और समाप्त करें।